हरे भी आगे के सभी टॉपिक अपना चल रहा था कौन सा, अपर्दनकारी प्रक्रम है ना। और अपर्दनकारी प्रक्रमों के अंतर्गत पहले अपन ने बात करी किसकी, नदी की। और नदी के बाद में अपनी बात हो रही थी किसकी, पवन की। यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो पवन के कार्य होते हैं, पवन किस प्रकार से अपना कार्य संपन्न करती है, मतलब शुष्क और अर्धशुष्क दशाओं में। अपर्दनकारी प्रक्रमों में जो सबसे अग्रणी है वो कौन है, पवन है, ठीक है। और विश्व का लगभग जो 1/3 भाग है, लगभग 30% जो भाग है, जो शुष्क व अर्धशुष्क भागों के अंतर्गत आता है, वहां पर एक ही प्रक्रम कार्य करता है, कौन सा, पवन। लेकिन इसी के साथ अपन ने बात करी थी कई बार, जब वर्षा काल के समय अल्पकालिक वहां पर वर्षा जल के द्वारा भी कुछ स्थलाकृतियों का क्या हो जाता है, निर्माण, जिसमें अपन ने जल के कार्यों के अंतर्गत उसको पढ़ा था। और उसमें अपन ने पेडिमेंट है, बजादा है, बाल्सन है, प्लाया है, सेलेना वगैरह है, वासवादी है, इसके अलावा केनियन है, इन स्थलाकृतियों की बात करी थी। और कुछ अपक्षय जनित जो स्थलाकृतियां थी जिसमें अपन ने बात करी थी, उसमें एक तो मरुवार्निश है, एक ड्यूरी क्रस्ट है, और एक कौन सी है, टेफोनी है। अब अपन बात करें, चूंकि पहले अपन ने नदियों में किसकी बात कर ली, आर्द्र क्षेत्रों की, ठीक है। उसके बाद में शुष्क क्षेत्रों में किसकी बात हो गई, पवन की। अब अपन बात करेंगे कौन से क्षेत्र की, शीत प्रधान क्षेत्रों की, कि जहां पर शीतोष्ण या शीत कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। और वहां पर कौन सा प्रक्रम प्रभावी होता है, तो वहां पर कौन सा प्रक्रम प्रभावी होगा, हिमनद कार्य करता है। अब सबसे पहले तो अपन बात करें भाई हिमनद का कार्य प्रभावी कहां पर होगा। तो जनरली जब अपन बात करते हैं, जलवायु कटिबंधों की जब अपन बात करते हैं, तो एक तो होता है 0 से 23.5 के मध्य। और 0 से 23.5 के मध्य का जो भाग है उसे क्या कहा जाता है, वो कहलाता है उष्ण कटिबंध कहलाता है। इसके बाद में 23.5 से लेके 66.5 वाला जो भाग है, 23.5 से 66.5 वाला जो भाग है, उस भाग को क्या नाम दिया जाता है, वो कहलाता है शीतोष्ण कटिबंध। और 66.5 से 90 डिग्री तक का, चाहे नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो, वो भाग क्या कहलाता है, शीत कटिबंध। तो जनरली अपन बात करते हुए 23.5 लगभग 30 से 35 डिग्री अक्षांशों का जो भाग था, वहां पर मरुस्थलों की प्रधानता पाई जाती है। और वहां पर तो कौन सा प्रक्रम कार्य कर रहा था, पवन। लेकिन जनरली जैसे अपन बात करते हैं, एक तो कौन सा, शीतोष्ण कटिबंधीय, लेकिन इसमें तो इसका कार्य क्या होता है, कम प्रभावी होता है। जनरली यदि यहाँ पर जो उच्च पर्वतीय भाग है वहीं पर हिमनद कार्य करेगा। लेकिन 66.5 से 90 वाला ये जो भाग है, इस भाग में पवन की, वो सॉरी, हिमनद की क्रियाशीलता क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। और ये वाला जो रीजन है, इसमें एक ही प्रक्रम कार्य करेगा मुख्यतया, और वो कौन सा करेगा, हिमनद। तो जनरली अपन बात करें हिमनद का जो कार्य का जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र आपको कहां पर मिलेगा, मैक्सिमम 66.5 से 90 डिग्री वाला जो क्षेत्र है, और उसको अपन ने क्या बोला है, शीत कटिबंध। अब दूसरी बात अपने सामने ये आती है कि भाई हिमनद होता क्या है। तो जैसे ही आप 66.5 से 90 या फिर शीतोष्ण या शीत कटिबंध के अंतर्गत अपन चलते हैं, तो चूंकि पृथ्वी पर ऊर्जा का जो सबसे प्रधान स्रोत है, वो प्रधान स्रोत कौन है, सूर्य है, ठीक है। अब सूर्य की जो वर्टिकल पोजीशन होती है मैक्सिमम, लंबवत जो प्रकाश है, वो अधिकांशतः कहां पड़ता है, 0 डिग्री पर पड़ता है। लेकिन जैसे ही आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल की ओर चलोगे, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की ओर चलेंगे, तो सौर विकिरण का ये जो तिरछापन है, ये तिरछापन लगातार क्या होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। और जैसे सौर विकिरण के तिरछेपन में वृद्धि होती है, तो सीधी सी बात है सूर्यताप की मात्रा में क्या आ जाएगी, कम। कि भाई एक तो सौर विकिरण यहाँ पड़ रहा है, अब इसकी तुलना में ये वाला जो सौर विकिरण है, ये तो डबल दूरी तय करेगा। और ज्यादा दूरी तय करेगा तो वायुमंडल के जब अधिकांश भाग से होकर गुजरेगा, तो मार्ग में ही इसकी जो ऊष्मा या जो एनर्जी है, वो ऊष्मा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कि भाई एक तो आप जनरली 500 मीटर की दूरी तय करके आओ, एक अपने निकिता जैसे ही 2 किलोमीटर की दूरी तय करके आते हैं, तो सीधी सी बात है 500 मीटर की तुलना में तो 2 किलोमीटर से जो आएगा, उसकी ऊष्मा हमेशा क्या होगी, ज्यादा खर्च होती है, ज्यादा दूरी तय करने पर। और ऊष्मा ज्यादा दूरी तक खर्च करने पर जैसे ही आप कॉलेज में पहुंचोगे, तो जो कम दूरी से आ रहा है वो तो आराम से एनर्जेटिक बना रहेगा, लेकिन जो ज्यादा दूरी से आता है, वो तो देखा होगा कई बार क्लास में आते, अरे बाप रे अब तो बस की कौन, ऐसे देखा होगा ना कई बार, है कि नहीं। जीवों को भी देखा होगा, एक तो थोड़ा सा, कोई भी पशु है, जनरली कुत्ते का ही एग्जांपल ले लो, एक तो थोड़ी दूरी तक दौड़ा, है कि नहीं, तो वो तो आराम से यदि फिर दौड़ने का मौका मिलेगा फिर दौड़ लेगा। लेकिन एक यदि लंबी दूरी से दौड़ लगा के आ रहा है और फिर भी उसके कुछ हाथ नहीं आया, तो फिर वो देखे होंगे किसी पेड़ के नीचे, जी 5 सेंटीमीटर बाहर रहती है,
क्योंकि उसकी एनर्जी क्या हो चुकी है, ज्यादा खर्च हो चुकी है। तो सीधी सी बात है, वही बात किसके साथ लागू होती है, सौर विकिरण के साथ, कि भाई ज्यादा दूरी तय करके जब ध्रुवों की ओर जाएंगे तो अधिकांश ऊर्जा मार्ग में क्या हो जाएगी, खर्च। अब मार्ग में कौन, वायुमंडल। वायुमंडल में क्या है, गैसें हैं विभिन्न प्रकार की, गैसों के साथ साथ धूलकण है, जलवाष्प है। ये अधिकांश सूर्यताप की मात्रा को क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। जब अधिकांश को अवशोषित कर लेंगे तो जहां पर ये पहुंचेगी सौर विकिरण, वहां पर केवल उजाला दिखाई देगा, वहां पर सूर्यताप की मात्रा प्राप्त नहीं होती है। तो सूर्यताप की मात्रा जब प्राप्त नहीं हो रही है तो सीधी सी बात है, इन भागों में टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। और जैसे ही टेम्परेचर लो होगा यहाँ पे, तो यहाँ पर तापमान में कमी के कारण जो सतही भाग है वो सतही भाग शीतल हो जाएगी, और सतही भाग के शीतल होने पर उसके संपर्क में आने वाली जो वायु है वो वायु भी क्या होगी, शीतल। और उस वायु में विद्यमान जो जलवाष्प की मात्रा है वो जलवाष्प की मात्रा किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हिम कणों में परिवर्तित हो जाती है। और यदि जनरली आपसे ऐसे पूछ ले कि भाई जलवाष्प के कण का यानी जल का वाष्प अवस्था से सीधा ठोस अवस्था में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, उद्रव पातन या सब्लिमेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो जलवाष्प के जो कण है वो किस में कन्वर्ट हो गए, ठोस हिम कणों में परिवर्तित हो गए। अब इसमें पहले तो आपको एक शब्द याद रखना है, जनरली कई बार आ जाता है सीधा, फर्न या नेवे। कौन सा शब्द है, फर्न या नेवे। ठीक है, तो फर्न या नेवे किसे कहा जाता है, हिम कणों का जमना व पिघलना। हिम कणों का जमना व पिघलना, क्योंकि रात्रि के समय जैसे ही तापमान हिमांक बिंदु के पास में जाएगा तो हिमांक बिंदु के पास में जाते ही तो हिमकण कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन जैसे ही तापमान में वृद्धि होगी दिन के समय वापस क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, रात्रि के समय वापस से जम जाएगा। तो जनरली सीधी सी बात है, हिम कणों का जमना व पिघलना क्या कहलाता है, फर्न या नेवे कहलाता है। दूसरी बात करिए अपन ने, विश्व के कुल क्षेत्रफल का यानी कि कुल भूमि का लगभग कितना भाग हिमाच्छादित है या फिर हिमनद के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, कितना भाग है, 10% जो भाग है वो किसके अंतर्गत आता है, शीत प्रधान क्षेत्रों के अंतर्गत। तो इस 10% भाग पर कौन सा प्रक्रम कार्य करेगा। अब अगली बात आती है भाई हिमनद क्या है, तो सतही भाग। और इस सतही भाग के ऊपर चाहे कोई उच्च भाग हो, चाहे कोई पहाड़ी हो, चाहे कोई पर्वतीय भाग हो, इस पर्वतीय भाग पर लगातार क्या होगा, हिमावरण। और हिमावरण होने से यहाँ पर लगातार हिम के कणों का क्या हो जाएगा, जमा। और जैसे हिम के कणों का जमा होगा तो एक बर्फ की मोटी परत का यहाँ पर क्या होगा, निर्माण। और जैसे बर्फ की मोटी परत बनेगी तो बर्फ में एक तो क्या होता है, भार होता है, ठीक है, और एक चूंकि ढाल है, स्लोप है, तो इस ढाल के कारण कौन सा बल कार्य करेगा, गुरुत्वाकर्षण बल। तो एक तो कौन सा शब्द याद रखना आपको, हिम दबाव, एक तो कौन सा, हिम दबाव, और दूसरा कौन सा याद रखना आपको, गुरुत्वाकर्षण बल। इन दो के प्रभाव से क्या होगा, ये जो हिमराशि बन गई यहाँ पर, बर्फ की मोटी परतें बन गई, इस मोटी परत का एक टुकड़ा टूटकर यहां से क्या हो जाएगा, गतिशील हो जाएगा। एक टुकड़ा टूटकर नीचे की ओर क्या हो जाएगा, गतिशील, मतलब जिधर ढाल होगा। और ये बर्फ की टूटी हुई राशि या फिर सीधा बोल दो क्या, गतिशील हिम राशि, गतिशील हिम राशि क्या कहलाएगी, ये कहलाती भाई हिमनद। गतिशील हिम राशि क्या कहलाएगी, हिमनद। कि भाई जो भी शीत प्रधान है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, या फिर हो सकता है यदि निम्न अक्षांश है तो यहाँ पर जो उच्च पर्वतीय क्षेत्र है, जैसे अपन बात कर ले हिमालय की, तो हिमालय कहाँ आ रहा है, उष्ण व शीतोष्ण, मतलब अपना बोल सकते हैं उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आ रहा है। अब वहां पर भी हिमनद कार्य करता है, क्यों करता है, क्योंकि हिमालय क्या है, समीपी तल से अधिक ऊंचाई पर। तो यदि कोई निम्न अक्षांश में यदि कोई ऊंचे पर्वत है तो उन ऊंचे पर्वतों में भी कौन काम कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम इसकी जो क्रियाशीलता है वो कहाँ मिलेगी आपको, शीत कटिबंधीय क्षेत्रों में। और कहाँ कार्य करेगी, जहां पर लगातार हिमावरण होता है, और हिमावरण होने से एक बड़ी हिम की राशि या बर्फ की मोटी परत का निर्माण हो जाता है, और उस बर्फ की मोटी परत पर दो बल कार्य करेंगे, एक तो क्या, हिम का दबाव, और एक क्या, गुरुत्वाकर्षण बल। इन दोनों के प्रभाव से यदि इस हिमराशि का कोई एक टुकड़ा टूट कर क्या हो गया, गतिशील हो गया, तो इस गतिशील हिमराशि को क्या कहा जाता है, या फिर आप सीधा जनरल भाषा में बोल सकते हो बर्फ की नदी। बर्फ की नदी, यदि जल द्रव अवस्था में बह रहा है उसको तो अपन सामान्य नदी बोल रहे हैं, सरिता बोल रहे हैं। और यदि
किसकी नदी है? बर्फ की नदी है, बर्फ के टुकड़े गतिशील हो रहे हैं तो फिर वो क्या कहलाएगा? हिमनद कहलाता। अब दूसरी बात यह आएगी कि भाई अपन जनरली बोलते हैं भाई विश्व की कुल जनसंख्या का 60% भाग तो 20 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य मिल जाता है। 60 डिग्री अक्षांशों से 90 डिग्री अक्षांशों के मध्य तो केवल 1% जनसंख्या निवास करती है। मतलब जनसंख्या काफी न के बराबर निवास कर रही है। तो फिर अपन को ये बताने कौन गया यहाँ पे कि भाई हिमनद गतिशील होते हैं, इस प्रकार के कुछ कार्य भी करते हैं। किसी न किसी ने तो देखा होगा। तो दूसरी बात आपसे पूछी जाएगी, हिमनदों की गतिशीलता के संदर्भ में सबसे पहले विचार देने वाला व्यक्ति है। मतलब किसने बताया कि भाई हिमनद गतिशील होते हैं और वो कार्य भी करते हैं। तो दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, हिमनदों की गतिशीलता। कौन थे? एक तो कौन थे? प्रोफेसर हुजी। और एक कौन थे? लुई आगा सीज। दो व्यक्ति नाम याद रखने, एक तो कौन से? प्रोफेसर हुजी और एक कौन है? लुई आगासीज। ये दोनों व्यक्ति वो थे जिन्होंने हिमनदों की गतिशीलता के संदर्भ में क्या दिया? सर्वप्रथम है विचार। इनमें भी एक एक करके पूछ ले। तो पहले विचार तो किसने दिया था? इनके विचार को आगे बढ़ाने का कार्य किसने किया? लुई आगासीज महोदय। दूसरी बात यह आएगी कि भाई ये कहां गए थे देखने के लिए? मतलब इन्होंने अध्ययन कार्य कहां पर किया? कहां पर किया था अध्ययन कार्य इनका? तो अध्ययन कार्य आपको याद रखना है, कौन सा पर्वत है? आल्पस पर्वत। कौन सा पर्वत? कहां पर है आल्पस पर्वत? यूरोप में। यूरोप के कौन से भाग में? दक्षिणी भाग में। कितने देशों में? 4 देशों में। कितने में? बताया था आल्पस पर्वत सेफ है। सेफ बोले तो खाना बनाने वाला वही होता है ना। स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इटली, कितने देशों में फैला हुआ है? 4 देशों में। ठीक है। किस प्रकार का पर्वत है? प्रकार बोलते हैं ना अपन अलग अलग निर्माण के आधार पर। संग्रहित पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है, घुमदागार पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है, वलित पर्वत है, वलित मोड़दार पर्वत, नवीन मोड़दार जिसे अपन बोलते हैं ना, ऐसे याद रखिए हिमालय का भाई है, एक ही साथ बने थे। ठीक है। तो कौन सा पर्वत है? आल्पस पर्वत। और इस आल्पस पर्वत का कौन सा हिमनद? पर्वत थोड़ी गतिशील होगा, इस पर जो हिमनद बना वो गतिशील होगा। उस पर अध्ययन कार्य किया। और हिमनद का नाम कौन सा था? आर ग्लेशियर। हिमनद को अंग्रेजी में ग्लेशियर ही बोलते हैं। ठीक है। तो कौन सा था? आर ग्लेशियर पर इन्होंने क्या किया? अध्ययन कार्य। कैसे किया? बैठे थोड़ी थे वहां पे, बैठे रहते तो इनको देखने फिर कोई दूसरा जाता, इनके ऊपर अध्ययन करना पड़ता है कि नहीं? मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कोई हिमनद है, ठीक है, और इस हिमनद के ऊपर क्या गए? 3 जगह खुंटी गाड़ दी। एक तो यहां पर गाड़ दी, एक बीच में गाड़ दी, और एक मतलब दो तो दोनों किनारों पर और एक, और बांध गाड़ के तीनों को एक धागे से बांध दिया, मतलब रस्सी से बांध दिया, है कि नहीं? जैसे ही दूसरे दिन आए ना धो के तैयार होके, ठीक है, खुंटियां यहां पर नहीं मिली, अधिकांश चीजें वैसे भी नहीं मिलती दूसरे दिन जगह पे, है कि नहीं? तो दूसरे दिन आके जब देखा तो ये वाली जो खुट्टी थी ये तो यहां पर थी, ठीक है, इधर वाली ये यहां पर थी, लेकिन बीच वाली थी ये थोड़ी चालाक थी, है ना, ये थोड़ी आगे चली गई। मतलब कि रस्सी इनको जो मिली इस एंगल में मिली, इस एंगल में मिलने का मतलब है कि जो हिमनद है उस हिमनद का कौन सा भाग है? मध्यवर्ती भाग। वहां पर गतिशीलता क्या पाई जाती है? अधिक पाई जाती है। और किनारों पर वे क्या पाया जाता है? ये अपन पीछे वाले दोनों प्रकरणों में बात करिए।
कि भाई चाहे पवन हो चाहे नदी हो, उसके मध्यवर्ती भाग में वेग हमेशा क्या होता है, तेज होता है, किनारों पर वेग हमेशा क्या होता है, यही बात किस पर लागू हुई, हिमनद पर। तो हुजी व लुई आगासीज मोदे ने आल्पस पर्वत के आर ग्लेशियर पर अध्ययन करके बताया कि भाई हिमनद का जो मध्यवर्ती भाग होता है वहां पर वेग क्या पाया जाता है, सबसे तेज पाया जाता है, जबकि किनारों पर हिमनद का वेग क्या होता है, मंदे होता है। तो सबसे पहले तो यदि आपसे पूछ ले हिमनद किसे कहोगे, गतिशील हिमराशि या बर्फ की नदी क्या कहलाती है, हिमनद कहलाती है। हिमनद में गतिशीलता क्यों आती है, एक तो हिम दबाव और एक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आती है। यदि आपसे ऐसे पूछ ले कि भाई यही बर्फ की राशि या हिम राशि यदि जल के ऊपर गतिशील हो रही है तो उसे क्या कहोगे, मतलब बर्फ का टुकड़ा यदि स्थल पर गतिशील हो रहा है तो उसको तो अपन ने क्या बोल दिया, हिमनद बोल दिया या ग्लेशियर बोल दिया। यही हिमनद या फिर बर्फ का टुकड़ा यदि जलीय भाग या महासागरीय भागों में तैर रहा है, जल के ऊपर गतिशील हो रहा है, तो उसे क्या कहोगे, जिसके परिणाम से टाइटेनिक घटना हुई, जल पर गतिशील हिम राशि क्या कहलाती है। अंग्रेजी में यदि अपन उसे बोलते हैं तो क्या कहलाता है, आइसबर्ग, क्या कहलाता है। और यदि हिंदी में बोलोगे तो प्लावी हिमसेल, क्या कहा जाता है, प्लावी हिमसेल। तो यदि जल के ऊपर हिम राशि तैर रही है तो वो तो क्या कहलाएगी, प्लावी हिमसेल कहलाती है। लेकिन यदि वही हिम राशि कहां पर गतिशील हो रही है, सतह पर, तो फिर वो क्या कहलाता है, हिमनद। फर्न या नेवे क्या है, हिम कणों का जमना व पिघलना क्या कहलाता है, फर्न या नेवे। उसको लॉजिकली ऐसे भी याद रख सकते हो, ग्रीष्म काल के समय जब अपने आसपास के क्षेत्रों में क्या पड़ता है, पालना पड़ता है, ठीक है। तो सुबह उड़ते हो तब तो सतही भाग के ऊपर सफेद सफेद कण आपको दिखाई देते हैं। कई बार लोकल लैंग्वेज में आप बोल भी देते हो आज तो खरखरी जमे हुए, मतलब वो क्या है, हिम के कण है। थोड़े समय पश्चात जैसे ही सूर्यताप आएगा वो क्या हो जाएंगे, पिघल जाएंगे वापस, मतलब नष्ट हो जाएंगे। और शाम के समय, रात्रि के समय वापस क्या हो जाएंगे, जम जाएंगे। तो हिम कणों का जमना व पिघलना क्या कहलाता है, फर्न या नेवे कहलाता है। दूसरी बात यदि आपसे पूछ ले हिमनद का कार्य लगभग पृथ्वी तल के कितने भाग पर सक्रिय होता है, 10% भाग पर। चौथी बात आपसे पूछेगा हिमनदों की गतिशीलता के संदर्भ में सबसे पहला विचार किसका था, हुजी व लुई आगासीज। इनमें से किसने दिया, हुजी ने। आगे किसने बढ़ाया, लुई आगासीज ने। अध्ययन कहाँ किया, आल्पस पर्वत के कौन से ग्लेशियर पर। निष्कर्ष क्या बताया कि मध्यवर्ती भाग में वेग क्या होगा, तेज, और किनारों पर वेग क्या पाया जाता है, मंद पाया जाता है। ये बात हुई किसकी, अपनी हिमनद। और हिमनद का सामान्य परिचय, हिमनद अपन कहेंगे किसे, चलो नोट करो पहले थोड़ा सा, हेडिंग डालो, हिमनद के कार्य और सबसे पहले सामान्य परिचय। सामान्य परिचय, फर्स्ट लाइन लिखो, पृथ्वी तल पर पृथ्वी तल पर समतलन स्थापन, पृथ्वी तल पर समतलन स्थापन, समतलन स्थापन करने वाले बलों, समतलन स्थापन करने वाले बलों, समतलन स्थापन करने वाले बलों के अंतर्गत, समतलन स्थापन करने वाले बलों के अंतर्गत, करने वाले बलों के अंतर्गत शीत प्रधान जलवायु, शीत प्रधान जलवायु क्षेत्रों में, शीत प्रधान जलवायु क्षेत्रों में, शीत प्रधान जलवायु क्षेत्रों में, जलवायु क्षेत्रों में हिमनद का कार्य, हिमनद का कार्य, हिमनद का कार्य प्रभावी होता है, हिमनद का कार्य प्रभावी होता है, हिमनद का कार्य प्रभावी होता है। अगली लाइन, पृथ्वी तल का, पृथ्वी तल का, पृथ्वी तल का
लगभग 10% भाग, पृथ्वी तल का लगभग 10% भाग, 10% भाग हिमाच्छादित क्षेत्रों, हिमाच्छादित क्षेत्रों, हिमाच्छादित क्षेत्रों, हिमाच्छादित क्षेत्रों के अंतर्गत आता है, हिमाच्छादित क्षेत्रों के अंतर्गत आता है, हिमाच्छादित क्षेत्रों के अंतर्गत आता है, क्षेत्रों के अंतर्गत आता है, जहां हिमनद सक्रिय होता है, जहां हिमनद सक्रिय होता है। नेक्स्ट, उच्च अक्षांशों, उच्च हाई लेटीट्यूड, उच्च अक्षांशों, उच्च अक्षांशों, उच्च अक्षांशों, नहीं वो जनरली कल सेलिब्रेशन के लिए गए होंगे तो वो तो अभी पेंडिंग है ना अपना तो। उच्च अक्षांशों व उच्च पर्वतीय भागों, उच्च हाई लेटीट्यूड और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों, उच्च पर्वतीय क्षेत्रों के अंतर्गत, उच्च पर्वतीय क्षेत्रों के अंतर्गत, क्षेत्रों के अंतर्गत सूर्यताप की कमी, सूर्यताप की कमी, सूर्यताप की कमी, सूर्यताप की कमी के कारण, सूर्यताप की कमी के कारण निम्न तापमान, निम्न तापमान, निम्न तापमान के प्रभाव से, निम्न तापमान के प्रभाव से, निम्न तापमान के प्रभाव से हिमकणों का जमना व पिघलना, हिमकणों का जमना व पिघलना फर्न या नेवे कहलाता है, जमना व पिघलना फर्न या नेवे कहलाता है, जमना व पिघलना फर्न या नेवे कहलाता है, फर्न या नेवे कहलाता है, फर्न या नेवे कहलाता है। नेक्स्ट, अगली लाइन लिखो, शीत प्रधान क्षेत्रों, शीत प्रधान क्षेत्रों, शीत प्रधान क्षेत्रों के अंतर्गत, शीत प्रधान क्षेत्रों के अंतर्गत निरंतर हिमावरण के प्रभाव से, हिमावरण के प्रभाव से, निरंतर हिमावरण के प्रभाव से एक वृहद हिमराशि, एक वृहद हिमराशि, वृहद हिमराशि, वृहद हिमराशि का निर्माण हो जाता है, वृहद हिमराशि का निर्माण हो जाता है, वृहद हिमराशि का निर्माण हो जाता है, जिस पर लगने वाले, जिस पर लगने वाले, जिस पर लगने वाले हिम दबाव, जिस पर लगने वाले हिम दबाव, हिम दबाव व गुरुत्वाकर्षण बल, हिम दबाव व गुरुत्वाकर्षण बल, हिम दबाव व गुरुत्वाकर्षण बल, हिम दबाव व गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से, हिम दबाव व गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से, गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से वृहद हिमराशि का,
वृहद हिमराशि का, वृहद हिमराशि का, वृहद हिमराशि का एक भाग, वृहद हिमराशि का एक भाग टूटकर, वृहद हिमराशि का एक भाग टूटकर गतिशील अवस्था में, गतिशील अवस्था में, गतिशील अवस्था में आ जाता है। यह है गतिशील हिमराशि, यह है गतिशील हिमराशि, यह है गतिशील हिमराशि ओब्लिक बर्फ की नदी, यह है गतिशील हिमराशि ओब्लिक बर्फ की नदी, बर्फ की नदी, बर्फ की नदी हिमनद कहलाता है, हिमनद कहलाता है। नेक्स्ट अगली लाइन में लिखो आइसबर्ग ओब्लिक प्लावी हिमसेल, नहीं नहीं वैसे आइसबर्ग ओब्लिक प्लावी हिमसेल, आइसबर्ग ओब्लिक प्लावी हिमसेल, आइसबर्ग ओब्लिक प्लावी हिमसेल, प्लावी हिमसेल और इसके सामने डैश लगा के लिख देना जल पर गतिशील हिमराशि, जल पर गतिशील हिमराशि, जल पर गतिशील हिमराशि, जल पर गतिशील हिमराशि, जल पर गतिशील हिमराशि। नेक्स्ट अगली लाइन लिखो हिमनदों की गतिशीलता, अगली लाइन में लिखो हिमनदों की गतिशीलता, हिमनदों की गतिशीलता पर सर्वप्रथम कार्य, हिमनदों की गतिशीलता पर सर्वप्रथम कार्य, हिमनदों की गतिशीलता पर सर्वप्रथम कार्य प्रोफेसर हुजी व लुई आगासीज, हुजी के स्टार लगा देना यानी कि पहले भी इनमें भी पूछे तो कौन है हुजी है ना, प्रोफेसर हुजी व लुई आगासीज, सर्वप्रथम कार्य प्रोफेसर हुजी व लुई आगासीज ने किया, प्रोफेसर हुजी व लुई आगासीज ने किया इनका अध्ययन कार्य, इनका अध्ययन कार्य, इनका अध्ययन कार्य, इनका अध्ययन कार्य आल्पस पर्वत, इनका अध्ययन कार्य आल्पस पर्वत, आल्पस पर्वत, इनका अध्ययन कार्य आल्पस पर्वत के आर ग्लेशियर, आल्पस पर्वत के आर ग्लेशियर, ग्लेशियर पर आधारित था, आर ग्लेशियर पर आधारित था। आर ग्लेशियर पर आधारित था। नेक्स्ट अगली लाइन इनके अनुसार, इनके अनुसार, इनके अनुसार हिमनद के मध्यवर्ती भाग, इनके अनुसार हिमनद के मध्यवर्ती भाग, हिमनद के मध्यवर्ती भाग का वेग सर्वाधिक, मध्यवर्ती भाग का वेग सर्वाधिक व किनारों का मंद मिलता है, मध्यवर्ती भाग का वेग सर्वाधिक व किनारों का मंद मिलता है, किनारों का मंद मिलता है, किनारों का मंद मिलता है। ठीक है अब एक अगला शब्द लिखो हिमरेखा,
अगला शब्द है कौन सा? हिम रेखा या स्नो लाइन। ठीक है, जनरली अपन इसकी परिभाषा बोले तो सीधा सीधा कह सकते हैं अपन सतत हिमाच्छादित व सामयिक हिमाच्छादित क्षेत्रों का विभाजन। क्षेत्रों का, या फिर कर दो क्षेत्रों की विभाजक रेखा। एक तो कौन सा क्षेत्र है? सतत, यानी कि जिसमें रेगुलरली या परमानेंट क्या होती है? बर्फ जमी रहती है। एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें शीतकाल में तो जमती है लेकिन ग्रीष्मकाल में बर्फ जमा नहीं होती है। ठीक है, इसको आप शॉर्ट में बोलना चाहो तो ऐसे भी बोल सकते हो, स्थायी, और साथ में बोल सकते हो अस्थायी। स्थायी व अस्थायी हिम क्षेत्रों की विभाजक रेखा। स्थायी व अस्थायी हिम क्षेत्रों की विभाजक रेखा क्या कहलाएगी? हिम रेखा। तीसरी बात आपसे पूछेगा कि भाई ये जो हिमरेखा है 0 डिग्री से 90 डिग्री, 0 डिग्री से 90 डिग्री यानी कि ध्रुवों की ओर जाने पर सीधा सा आप बोल सकते हो अक्षांश व हिमरेखा की ऊंचाई के मध्य कैसा संबंध पाया जाता है? विलोमानुपाती। कैसा संबंध पाया जाता है? विलोमानुपाती संबंध पाया जाता है। ठीक है, 0 डिग्री पर हिमरेखा की ऊंचाई क्या पाई जाती है? सर्वाधिक। विषुवत रेखा पर सबसे ज्यादा ऊंचाई पर आपको बर्फ मिलेगी, जबकि ध्रुवों पर ये क्या मिलेगी? सतह पर ही मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो विषुवत रेखा से जब आप ध्रुवों की ओर आओगे तो हिमरेखा की ऊंचाई में क्या आती है? तो अपन सीधा बोल सकते हैं अक्षांश व हिमरेखा की ऊंचाई के मध्य कैसा संबंध पाया जाता है? विलोमानुपाती संबंध पाया जाता है। जैसे अपन एक तो एग्जाम्पल ले कि आप एग्जाम्पल दे सकते हो कौन सा? किलीमंजारो। कौन सा है? किलीमंजारो कहाँ पड़ता है? तंजानिया। कौन सा देश है? तंजानिया में। कैसा पर्वत है? ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, जिसे आग्नेयगिरी भी कहा जाता है, अवशिष्ट के रूप में जो दिखाई देती है। ठीक है, किलीमंजारो की सर्वोच्च चोटी, किलीमंजारो पर्वत की सर्वोच्च चोटी यही है। कौन सी है? माउंट किलीमंजारो। मैक्सिमम जो ज्वालामुखी पर्वत होती है उनकी जो पीक होती है उसके आगे माउंट लगा हुआ होता है। ठीक है, माउंट किलीमंजारो हाइट कितनी है? 5895, 5800, जो अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है, यानी कि तंजानिया विषुवत रेखा के पास में है। ठीक है, तो विषुवत रेखा के पास में होते हुए भी यहाँ पर आपको क्या मिलेगी? बर्फ मिलेगी। किसके कारण? क्यों? ऊंचाई की ओर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान में क्यों आती है? क्यों आती है? वायुमंडल की विरलता के कारण। वायुमंडल की विरलता से क्या होगा? उष्मा का स्थानांतरण नहीं होगा। उष्मा का स्थानांतरण नहीं होगा तो तापमान ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा कि भाई एक तो यहाँ पर आप चिपक चिपक के बैठे हो फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर आपको सर्दी का एहसास नहीं होगा। ठीक है, एक आप 2-2 फीट का गैप बना के बैठो, फिर आपको ऑटोमेटिक क्या लगने लग जाएगी? सर्दी लगने लग जाएगी। ठीक है, तो मतलब वही बात कहाँ पर लागू होती है? वायुमंडल में। ठीक है, सौमंडल वाला जो भाग होता है,
सौरमंडल में क्या होती है? वायुमंडल की सघनता सर्वाधिक। कुल वायुमंडल के जो संगठनकारी जो तत्व है उनका 75% भाग एक ही परत में मिल जाता है। तो मतलब सारे कण एक दूसरे के क्या होते हैं? पास। तो एक कण गर्म होगा तो उसके संपर्क में आने वाला भी गर्म होगा। ऊंचाई की ओर चलते हैं तो वायुमंडल के जो निर्माणकारी जो तत्व है उनकी क्या हो जाती है? सघनता कम हो जाती है, और कम हो जाएगी तो कणों के मध्य दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब ये वाला कण चाहे कितना ही गर्म हो जाए इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये ठंडा का ठंडा। तो मतलब उष्मा का स्थानांतरण नहीं हुआ तो तापमान में ऑटोमेटिक क्या आ जाएगी? एक कारण अपन और बताते हैं, ऊंचाई के साथ जो संवहन तरंगे ऊपर की ओर जाती है उनका खुद का तापमान भी क्या हो जाता है? तो जब उनका खुद का तापमान कम हो रहा है तो ऊपर वायु जो वायुमंडल है वो प्रॉपर वे में गर्म नहीं हो पाता है और तापमान में क्या आ जाएगी? कमी। किस दर से? 165 मीटर की ऊंचाई पर कितना कम हो जाता है? और 1000 मीटर पर पहुंच ले तो 1000 फीट पर पहुंच ले तो 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट के अंतर्गत जो अपन बोलते हैं। बाकी मैक्सिमम जो आपको याद रखनी है वो 1000 मीटर वाली याद रखनी है, 6.5 डिग्री सेल्सियस। और ऊंचाई के साथ होने वाली तापमान में कमी की दर को क्या कहा जाता है? सामान्य ताप पतंदर या नॉर्मल लैप्स रेट। उस नॉर्मल लैप्स रेट के कारण यहाँ पर किलिमंजारो में ऊंचाई की ओर क्या मिलती है? बर्फ, हिम देखने को मिलती है। मतलब यहाँ पर कितनी ऊंचाई पर दिख रही है आपको? कहाँ पर? अपना हिमालय पर्वत। कहाँ पर है? लगभग भारत के शीर्ष में से कौन सी अक्षांश रेखा जा रही है? अक्षांश विस्तार कितना भारत का? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6। 37 से तो नीचे रह जाता है हिमालय। मतलब कौन से कटिबंध में पड़ रहा है? उपोष्ण कटिबंध में। अब उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत अपने हिमालय पर्वत के अंतर्गत जो हिमरेखा की ऊंचाई है कितनी पाई जाती है भाई? लगभग अपन बोलना चाहिए तो कितनी मिल जाती है? लगभग 4300 से 4400 मीटर। मतलब अपन जैसे विषुवत रेखा से थोड़ा ऊपर आए हिमरेखा की ऊंचाई में क्या आ गई? कमी। इससे ऊपर थोड़ा और चलोगे आप आल्पस पर्वत की ओर 3500 के पास में मिल जाएगी। और ऊपर चलोगे आप यूराल पर्वत पर 2500 से 3000 के पास में आ जाएगी। और ऊपर चलोगे आप स्कैंडिनेविया के पास में 2000 के पास में आ जाएगी। और ऊपर चलोगे उत्तरी ध्रुव के पास में 70 पर ही मिल जाएगी। तो जैसे जैसे अपन विषुवत रेखा से कहाँ चलते हैं? ध्रुवों की और हिम रेखा की ऊंचाई में क्या आती है? कमी। और ऊंचाई में कमी क्यों आती चली जाती है? क्योंकि सौर विकिरण का तिरछापन बढ़ता चला जाता है। तो सौर विकिरण का तिरछापन तो बढ़ता जाएगा और हिमरेखा की ऊंचाई में क्या आती चली जाएगी? कमी आती चली जाएगी। इस कारण अपन ने बोला है अक्षांश और हिमरेखा की ऊंचाई के मध्य कैसा संबंध पाया जाता है? विलोमानुपाती संबंध पाया जाता है। और इस हिमरेखा के कारण हिमालय में एक क्रिया होती है जो एग्जाम में आता भी रहता है बार बार, मध्य हिमालय में होती है प्रभावी रूप से। कौन सी? ऋतु। ऋतु कौन सी? ऋतु प्रवास, ट्रांस ह्यूमंस के नाम से जिसे अपन जानते हैं। हिमालय के कौन से भाग में? मध्य हिमालय में, क्योंकि मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 4500 मीटर। रोहतांग दर्रा प्रमुख पर्यटक केंद्रों में शामिल। शीतकाल के समय वहां पर आपको बर्फ दिखेगी, शीतकाल के समय उसको क्या कर दिया जाता है? बंद भी कर दिया जाता है। बाकी समय वो क्या रहता है? खुला रहता है। मतलब शीतकाल के समय वहां क्या हो रहा है? हिमावरण। बाकी ग्रीष्मकाल के समय वहां पर हिमावरण नहीं हो रहा, मतलब हिम वहां की क्या हो जाती है? पिघल जाती है। तो वहां पर रहने वाले जो लोग हैं मध्य हिमालय के अंतर्गत, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाली हिमरेखा आ गई अपनी जो अपन ने ऊंचाई बता रखी है 4300 से 4400। इससे ऊपर वाला ये क्षेत्र तो परमानेंट है, ढका हुआ। अब इससे नीचे वाला ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में क्या होगा? शीतकाल के समय जो इतना वाला क्षेत्र है इसमें क्या हो जाता है? स्नोफॉल हो जाता है, हिमावरण हो जाएगा। अब इसमें जब हिमावरण होगा तो यहाँ पर जो लोग निवास कर रहे हैं वो लोग यहाँ से गतिशील होके नीचे मैदानी भागों में आ जाएंगे शीतकाल के समय, क्योंकि पूरी सतह क्या हो गई? बर्फ से ढक गई। और स्पेशली वे लोग आएंगे जो पशुचारण के द्वारा अपना जीवन निर्वाह करते हैं। स्थायी रूप से रहने वाला तो कैसे भी अपने जुगाड़ कर लेंगे, लेकिन जो पशुचारण के ऊपर अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं वे पशुओं को लेकर कहाँ आ जाएंगे? नीचे मैदानी भागों में आ जाएंगे। और जैसे ही वापस ग्रीष्मकाल आएगा तो ग्रीष्मकाल आने पर ये वाली बर्फ क्या हो जाएगी? पिघल जाएगी। ये वाली बर्फ क्या हो जाएगी? पिघल जाए। और जैसे ही बर्फ के पिघलने से जल की प्राप्ति होगी तो यहाँ पर घास विकसित हो जाएगी। और जैसे ही घास विकसित हो जाएगी ये लोग वापस यहीं पर मैदानों से कहाँ चले गए? पर्वतीय भागों में चले गए। तो शीतकाल में तो पर्वतों से कहाँ गए? मैदानों में। ग्रीष्मकाल में कहाँ चले गए? मैदानों से पर्वतीय भागों में। किसके कारण चले गए? हिमरेखा की ऊंचाई में कमी व वृद्धि होने के कारण चले गए।
ठीक है। तो ये कौन सी क्रिया होती है प्रमुख रूप से? ऋतु प्रवास की क्रिया। कौन से भाग में होती है? हिमालय। हिमालय का कौन सा भाग होता है? मध्य हिमालय, जिसमें स्पेशली हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के अंतर्गत जो गुज्जर है, बकरवाल है, चोची है, भोटिया है, ये सारी जनजातियां यह क्या करती है? अपना स्थान जो है लगातार परिवर्तित करती रहती है। ठीक है, तो ये बात अपनी किसकी हो गई? हिम रेखा की। चलो नोट करो एक बार, हिम रेखा या स्नो लाइन। डैश लगा के लिए वायुमंडल में, वायुमंडल में ऊंचाई के साथ, वायुमंडल में ऊंचाई के साथ होने वाली, ऊंचाई के साथ होने वाली तापमान में गिरावट, तापमान में गिरावट, तापमान में गिरावट, तापमान में गिरावट के कारण, गिरावट के कारण उच्च पर्वतीय, उच्च पर्वतीय व उच्च अक्षांशों, उच्च पर्वतीय व उच्च अक्षांशों के अंतर्गत हिम जमाव क्षेत्र, हिम जमाव क्षेत्र, हिम जमाव क्षेत्र में परिवर्तन आता है, हिम जमाव क्षेत्र में परिवर्तन आता है। अतः सतत हिमाच्छादित, सतत हिमाच्छादित